आज हम चैप्टर 1 करेंगे, क्विक रिवीजन है। द ब्रिक बीट्स एंड रूल्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, सबसे पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके सामने की सील बनी हुई है, पेपर में आ जाएगा ये फोटो बनी हुई, और पूछेंगे ये क्या है, तो आप लिखोगे हड़प्पन सील है। ये हड़प्पा टाइम की एक ये सील है। ये बहुत ही खास सील है क्योंकि सबसे पहले इसके ऊपर एक जानवर बना हुआ है जो थोड़ा सा घोड़ा लग रहा है, थोड़ी सी गाय लग रही है, तो मिक्स ऑफ कल्चर लग रहा है ये। यू रियली डोंट नो किस तरीके का जानवर है, तो हो सकता है उस समय पे ऐसा ये जानवर हो। दूसरी चीज, ये ऊपर इनकी भाषा लिखी हुई है, जिस भाषा में ये वार्तालाप करते थे। ये भाषा अगर आप देखेंगे तो 3 डंडे बने हुए हैं, 2 मछलियां बनी हुई है, एक यू करके कुछ बना हुआ है, फिर 4 डंडे हैं। तो ये हो सकता है उस वक्त की शेप्स, जो ये शेप देखते थे उसी शेप के आधार पर ये भाषा इन्होंने डेवलप करी। हाँ, पुरातत्व चीज मिलना, कोई पुरानी एंशियंट चीज मिलना। ठीक है। तो हड़प्पन सील जो है हड़प्पा के टाइम की सबसे खास मिली हुई चीज है। हाँ, तो लिखा बोलो। तो ये, हाँ, मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती है। आप जब ऐप पे जाओगे, आपको लाइव क्लासेस करके एक ऑप्शन होगा, स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर लाइव क्लासेस मेरी रिकॉर्ड हो रखी होंगी सारी। ठीक है, ये वाली मैं यूट्यूब पे डालूंगी, पर आज जो ये मैं बना रही हूँ ना, ये यूट्यूब पे डलेगी। ठीक है। तो हड़प्पा के टाइम का सबसे खास एंशियंट चीज जो है ये हड़प्पन सील मानी गई है। ये एक पत्थर से बनी हुई है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से मटेरियल से बनी हुई है? स्टेटाइट से। ठीक है। जनरली हमें जितनी भी ऐसी स्टील मिली है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स मिले हैं, उसके ऊपर एक जानवर की फोटो होती थी और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता था जिसको आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, जिसको हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या बकवास लिखी हुई है। ठीक है। येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल, पर हमें इन चीज़ों से, ये जितनी भी हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके के लोग हमारे हिंदुस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के इलाके में रहे होंगे। हमें वहाँ के घरों के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ मिला है, हमें वहाँ के मटके, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ये काफ़ी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें उस इलाके के बारे में पता चलता है। आप ये 1 मार्क के अंदर अंडरलाइन कर लीजिएगा। पेपर में पूछ लेंगे कि हमें वहाँ के बारे में कैसे पता चलता है। हमें वहाँ के घर मिले हैं, देयर हाउसेस, देयर पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स। ये सब जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ये पुरातत्व हमारे को जो है सबूत मिले हैं जिससे हमें जो है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। एक पेन दे दो, कर लो कर लो। अब देखते हैं हमें सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या पता है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आपको 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को हड़प्पन कल्चर क्यों कहा जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि इस समय पे जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनका अपना एक स्टाइल है। ठीक है। और हमें सर्टन लोकेशन पे मिले हैं और सर्टन टाइम पीरियड पे मिले हैं। ठीक है। कल्चर ऐसे बेसिकली क्या होता है, किसी सर्टन जगह पे आप जाओ, हर जगह का अपनी एक बोली होती है, अपना एक पहनावा होता है, अपना एक खाने का स्टाइल होता है, अपनी एक यूज करने की चीजें होती हैं। जैसे आप पंजाब में जाओ, पंजाब का पहनावा आपको मिलेगा कुर्ता पजामा या कुर्ता लुंगी वगैरह टाइप का स्टफ मिलेगा। ठीक है। उनका जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होगा वो ढोल होगा। उनका खाना पीना होगा सरसों का साग, मक्की की रोटी, देसी घी का यूजेज ज्यादा होगा। उनकी जो बोली होगी वो पंजाबी होगी। उनके जो घर के यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो अलग होंगे। वहीं पे आप केरला चले जाओ, ठीक है, उनकी लुंगी ही होगी पर उनका टाइप ऑफ लुंगी अलग होगा। वो सिल्क के ऊपर ज्यादा रहेंगे, जो नॉर्थ वाले हैं वो कॉटन के ऊपर ज्यादा रहते हैं। वो ढोल की जगह मृदंगम बजाते हैं। वो खाने में जो है नारियल का उपयोग ज्यादा करते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया वाले नहीं करते हैं। ठीक है। तो आपको ये हर जगह में, ठीक है, कल्चर होता है जब वहाँ का हर किसी जगह का एक अपना स्टाइल हो, अपना जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको एक सर्टन टाइप की स्टाइल मिलता है, उसे कल्चर बोलते हैं। तो हमें हड़प्पा का भी एक कल्चर इसलिए वर्ड यूज करा है क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स का अपना ही एक स्टाइल था। हर चीज अपने आप में ही एक डिफरेंट स्टाइल रखती थी, एक डिफरेंट एस्पेक्ट रखती थी। यहाँ तक मार्क कर लेना, पीरियड ऑफ टाइम तक।
ठीक है, पहली चार लाइन इसी पैराग्राफ की लास्ट 2-3 लाइनों में आप पढ़ सकते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान या पाकिस्तान एंड गुजरात। ये सिविलाइजेशन सिर्फ इस इलाके में थी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। पिंक बॉक्स 1 मार्कर में आ गया तो आगे चांसेस बहुत कम है, नहीं पूछेंगे जनरली, पर पढ़ के जाइएगा। बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, सी स्टैंड्स फॉर सिरका, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1 मार्कर में पूछ लिया तो पूछ लिया, इतना कोई खास नहीं है। अब हम आते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आ चुका है 2-3 बार। सबसिस्टेंस होता है गुजारा, कि पहले के लोग, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अपने गुजारे के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या खाया करते थे, कैसे कैसे जानवर पाला करते थे। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का पेपर में आ सकता है। पहले 4 नंबर का आता था, पिछले साल से 3 नंबर के आने शुरू हो गए हैं। इसका 5th लाइन से देखेंगे। हड़प्पन जो लोग थे वो बहुत प्रकार की चीजें खाते थे, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते थे और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते थे, मतलब कि वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन, दोनों चीजें ये खाया करते थे। जिसके अंदर ये मछली को बहुत खाते थे। आप इनके पीछे सील देखोगे तो उसमें ड्राइंग भी एक मछली की बनी हुई है। तो ये मछलियां बहुत खाते थे क्योंकि ये समुद्र किनारे के इलाकों में रहा करते थे, वहां पे इनको मछलियां मिला करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को इनके खाने पीने की प्रैक्टिस का कैसे पता चला? हमें जले हुए गेहूं के दाने मिले हैं और बीज मिले हैं। हो सकता है पका रहे हों, एक्स्ट्रा जल गए हों और साइड में गिर गए हों, और वक्त के साथ वो दब गए हों। जब हमने खुदाई करी तो वो जले हुए गेहूं के दाने निकल कर आए। ठीक है, कौन हो गया बिजी? इस सब चीजों की पढ़ाई किसने करी? आर्कियोबॉटनिस्ट ने। आर्कियोबॉटनिस्ट कौन लोग होते हैं? पेपर में आ चुका है बोर्ड्स में सीबीएसई के। जो प्लांट्स की पढ़ाई करे उसे आर्कियोबॉटनिस्ट कहते हैं, और जो जानवरों की, मृत जानवरों की पढ़ाई करे उसे आर्कियोजूलॉजिस्ट बोलते हैं। पेपर में, बोर्ड में 2020 के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ से 1 मार्कर था और 3-4 स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछी थी कौन सी स्टेटमेंट कर सकते हैं। मेरी आवाज क्यों कट रही है भाई? कोई बात नहीं। तो आर्कियोबॉटनिस्ट वो लोग होते हैं, मैं बोल रही हूँ, बोलने दो मुझे। आर्कियोबॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो बचे कुचे दबे हुए प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ये आर्कियोबॉटनिस्ट थे, इन्होंने पढ़ाई करी, जितने भी प्लांट्स वगैरह मिले इनको, ग्रेन्स मिले। एंड किस किस चीज के ग्रेन मिले इन्हें? व्हीट के, बार्ले के, लेंटिल के, चिकपी के और सेसमी के। ठीक है, इन्हें गेहूं, बाजरा, दाल, छोले और सेसमी, सफेद तिल, ये मिले। मिलेट्स मिले कहीं कहीं जगहों पे। ठीक है, राइस इनको बहुत कम एरिया में, एक आधे इलाके में मिला तो मिला, और चावल नहीं मिला इनको। ठीक है, फिर इनको जो है जानवरों की हड्डियों की भी पढ़ाई हुई। और हमें कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली? कैटल की, ठीक है, भेड़ बकरियां जो है आपकी, भेड़ बकरियां होगी, गाय वगैरह की। ठीक है, शीप की, गोट की, बफेलो की, पिग की हड्डियां मिली। इनकी स्टडी किसने करी? आर्कियोजूलॉजिस्ट ने। आर्कियोबॉटनिस्ट जो पौधों की पढ़ाई करे, आर्कियोजोलॉजिस्ट जो जानवरों की पढ़ाई करे, जानवरों की हड्डियों की। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि इन जानवरों को हड़प्पा के लोग पाला करते थे। ठीक है, उसके अलावा हमें जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली है, जिसमें भालू, डियर, घड़ियाल होते थे। ठीक है, लास्ट लाइन, हमें फिश की भी हड्डियां मिली हैं और फाउल, फॉक्स का फीमेल वर्जन, उसकी भी हड्डियां मिली हैं। तो हो सकता है ये सारे जानवर उस वक्त होते थे। मुस्कान, समझ में आया? अब हम इनकी खेती बाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जो पहली 4 लाइनें हैं वो प्रश्न बनकर आता है कि while the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, ऐसा माना जाता है कि उस वक्त खेती बाड़ी होती थी, पर वहां पे क्या क्या प्रैक्टिस थी खेती बाड़ी की, जानना बड़ा ही मुश्किल है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि उस वक्त खेती बाड़ी की क्या स्ट्रैटेजी लगती थी हड़प्पा में, उसके बारे में आप क्या जानते हो, बताओ। तो हमें काफी सारी जो सील्स मिली थी, ब्लॉक्स मिले थे और टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले। टेराकोटा स्कल्पचर के नीचे एक आपको ये स्कल्पचर बना हुआ है, टेराकोटा बुल, पेपर में आ सकता है। ये फोटो दे देंगे और पूछेंगे किसकी फोटो है, 1 मार्कर। आप लिखोगे टेराकोटा। टेराकोटा एक तरीके की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से इन्होंने ये बुल बनाया हुआ है।
तो बुल की ये फोटोज, ये स्ट्रक्चर, ये जो हमें मिला है बहुत जगहों पे खोदने पे, और इन्होंने बुल के पीछे जो है, जैसे गाय के पीछे जो है रस्सी बंधी हुई होती है और वो हल लगा हुआ होता है जो खेती बाड़ी करने के लिए यूज होता है, इन्होंने भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जिसके ऊपर बुल है, बुल के पीछे जो है रस्सी बंधी हुई है और वो हल लगा हुआ है। तो इन्होंने ऐसे जो है टेराकोटा से, जैसे हम क्ले से डिजाइन बनाते हैं, इन्होंने टेराकोटा से डिजाइन बनाए हुए थे। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, इनको बुल के बारे में पता था, और बुल को खेती बाड़ी में प्लो चलाने के लिए, फावड़ा हल चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, उस वक्त के लोगों को पता था। ठीक है। हमें कई जगहों पे प्लो, ये हल मिले हैं देखने के लिए। हमें ये चोलिस्तान बनवाली में भी ये प्लोज मिले हैं जो खेती बाड़ी में यूज होते थे। उसके अलावा हमें जो है खेती बाड़ी की फील्ड मिली है कालीबंगन में। ठीक है। उसमें उन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए ऐसे 4 एंगल बना रखे थे। ठीक है, राइट एंगल पे कट मारा हुआ था, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, 4 कट, 4 सेक्शन बन रखे थे। तो ऐसा माना जाता था कि ये खेती बाड़ी के इलाके में 2 क्रॉप्स एक साथ उगाया करते थे। कालीबंगन में, कालीबंगन में हमें खेत मिला है। खेत 4000 5000 साल पुराना था, हड़प्पा के टाइम पीरियड का, और उसमें कट्स मारे हुए हैं, 4 हिस्से बनाए हुए हैं। तो ऐसा माना जाता था कि 2 क्रॉप्स एक साथ ये उगाया करते थे। फिर अगला पैराग्राफ छोड़ के लास्ट पैराग्राफ इसी पेज का, ये पानी देने के लिए कहाँ से इनके पास पानी के क्या क्या सोर्सेस थे, जो खेती बाड़ी के लिए पानी कैसे प्रोवाइड करते थे ये। तो हमें जो है ये देखा कि जितनी भी हड़प्पन लोकेशन थी जहाँ जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो सूखे इलाके थे, सेमी एरिड इलाके थे, जहाँ पे पानी की कमी होती थी, और इनको जो है फिर कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ता है जिससे पानी प्रोवाइड हो सके। तो हमने कनाल्स देखने को मिली है, कनाल, छोटी छोटी नहरें देखने को मिली है अफगानिस्तान के अंदर, पर पंजाब सिंध के अंदर हमें कोई नहर नहीं मिली। तो हो सकता है वहां पे नदियां बहती हो, नहर बनाने की जरूरत ना पड़ी हो। नेक्स्ट पेज, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर जो है कुएं खोदे जाते थे और वहां से पानी निकाल के जो है खेती बाड़ी में डाला जाता था, क्योंकि हमें धोलावीरा गुजरात के अंदर कुएं भी मिले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। सोर्स वन छोड़ देना, सोर्स वन नहीं आ रहा है। ठीक है। फिगर 1.5 शायद आ सके, शायद नहीं। फिगर 1.4 है कॉपर टूल्स की, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर 1.5 है रेजरवायर एट धोलावीरा। रेजरवायर मतलब पानी का रेजरवायर है ये धोलावीरा में, ये शायद ही आए, ज्यादा चांसेस नहीं है। अब हम आते हैं मोहनजोदारो पे, पेज नंबर 5। ठीक है, सोर्स वन में वैसे बता देती हूँ क्या है। इन्होंने पूछा है कि जो पुरानी चीजें थी, हमें जो हड़प्पा के टाइम में पुरानी चीजें मिली, हम कैसे पहचानते थे कि वो किस लिए यूज होती थी। तो हम क्या करते थे, हमें जो जो चीज मिली हमने उसको आज से कंपेयर करा। जैसे कि नीचे ये 2 पत्थर लिखे हुए, 2 पत्थर पड़े हुए हैं सैडल कोन, ये 2 पत्थर मिले हमें। अब हमें समझ में नहीं आया इस पत्थर का क्या यूज है, 2 पत्थर साथ में ऐसे पड़े हुए थे। तो हमने क्या सोचा कि पुरानी औरतें ना चटनी बनाने के लिए सिलबट्टा यूज करती थी, तो हो सकता है उस टाइम पे भी चटनी बनाने के लिए या फिर मसाले पीसने के लिए इन्होंने ये पत्थर रखे हो। तो हमें समझ में नहीं आया उनका क्या यूज था। हमने आज के हिसाब से कंपेयर करके जो हमें लगा कि आज की डेट में इसका क्या कर सकते हैं, हमने वही लिख दिया उस टाइम पे भी। समझ में आया नितिश, मुस्कान? ठीक है। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, मोहनजोदारो को शहर बोला जाता है और प्लान्ड शहर बोला जाता है। प्लान्ड शहर वो शहर होता है जहाँ की सड़कें पूरी नापी जा चुकी हों, प्रॉपर घर हों, टेढ़े मेढ़े घर नहीं हो, एक ही जैसी शेप के, एक ही जैसी आकार के घर हों। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी। चंडीगढ़ की आप सड़कों का साइज देखो, घरों का शेप देखो, घरों का मेक देखो, एक जैसे से प्लान्ड होते हैं वो। इतने जो है जगह आपको खाली छोड़नी है, इतनी जगह में धूप आनी ही चाहिए, सड़कों की इतनी चौड़ाई होनी ही चाहिए, तो हर चीज बराबर होती है। वहीं पे आप अपने लोकल इलाके काफी सारे देखेंगे, आई थिंक वाराणसी में भी ऐसा है, यहाँ पे हरिनगर रजौरी में भी ऐसा ही है। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े जैसे जिसको घर बना सकता था निकाल रखा है घर। गली के आगे आगे बढ़ा बढ़ा के लोगों ने घर फैला बढ़ा रखे हैं, चौखटें बना रखी हैं बैठने के लिए। ठीक है, पार्किंग रोकने के लिए। तो ये सब चीजें कर रखी हैं, है ना मुस्कान, दीपिका? टेढ़ा मेढ़ा जिसका घर जैसे निकल रहा है निकाल रखा है। वाराणसी में भी ऐसा ही है नितिश? अच्छा, तुम वाराणसी में से हो। प्रयागराज में ऐसे ही है कि प्लान्ड है? थोड़ा बहुत कुछ प्लान नहीं है प्रयागराज में भी। ठीक है, सिर्फ योगी प्लान्ड है वहां पे। चलो,
तो मोहनजोदारो को प्लान्ड अर्बन सेंटर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से घर तब बना रखे थे जैसे हम आज की डेट में शहर बनाते हैं। हर घर के आगे से नाली निकल रही है नीचे से, ठीक है, पहले नालियां डलती हैं उसके बाद घर बनते हैं। हर चौराहा का सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर चौराहे होंगे। हर घर जो है 90 डिग्री के एंगल, सड़क जो काटी जाएगी वो 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट लाइन में सड़क काटी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं होंगी। तो ये सब चीजें जो है एक शहर को दिखाता है, इसलिए इसको अर्बन सेंटर बोला जाता है। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban center. तो सबसे खास चीज हड़प्पा वालों की देखने को मिलती है कि वो गांव के लोग नहीं थे, वो शहर के लोग थे, वो समझदार लोग थे। समझदार का मतलब ये नहीं कि गांव में रहने वाले बेवकूफ होते हैं, उनको प्लानिंग आती थी प्रॉपर शहर की तरह, ये पहले नालियां डलेंगी, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहली साइट जो हमने डिस्कवर करी इंडस वैली की वो थी हड़प्पा। सेकंड नंबर पे जो हमें साइट मिली वो थी मोहनजोदारो। दोनों पाकिस्तान को मिल चुकी हैं आज की डेट में, ना ही हड़प्पा हिंदुस्तान में, ना ही मोहनजोदारो हिंदुस्तान में। ये सेटलमेंट दो सेक्शन में बटा हुआ था, मोहनजोदारो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक सेक्शन के अंदर बहुत थोड़े लोग रहते थे और एक सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते थे। जिस सेक्शन के अंदर थोड़े लोग रहते थे उनका स्टेटस हाई होता था, जिस सेक्शन के अंदर ज्यादा लोग होते थे उनका स्टेटस लो होता था, ऐसा माना जाता है। जिस सेक्शन में कम लोग रहते थे वो थोड़ा ऊपर का उठा हुआ सेक्शन था, उसे सीटाडेल बोलते थे, हाई क्लास एरिया, ठीक है। और जहाँ पे ज्यादा लोग घुसे हुए थे, बड़ा एरिया था, ज्यादा लोग घुसे हुए थे, उसे लोअर टाउन बोलते थे, वो थोड़ा नीचे करके बना हुआ था। तो वो दोनों ही मतलब प्लान थे ना, मतलब दोनों प्लान थे। सीटाडेल ऐसा माना जाता है कि राजा के इलाके को बोला जाता था सीटाडेल, कि जो एम्परर रहेगा उसकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रहेंगी, ठीक है, जैसे हमारा हरिद्वार होता है, इनका भी एक हाँ, पब्लिक बात होता था, वो सारा सीटाडेल में मिलता है। और आम घर, आम लाइफ जो है हमें लोअर टाउन में देखने को ये लोग मिलती जा है। सकते थे लोअर टाउन वाले हाँ, सीटा जा में। सकते थे। Larger but lower. Archaeologists design the designate these as citadel and lower town. Citadel जो है वो थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ था, उसके आसपास वॉल बनी हुई थी, उसको सेपरेट किया हुआ था लोअर टाउन में। आपको जो दरवाजे पार करके जो है आप सीटाडेल में एंट्री ले सकते हैं, ऐसी हर किसी के लिए एंट्री ओपन नहीं होती थी, आपको दरवाजे पार करने पड़ते थे। लोअर टाउन की भी दीवारें थी, ठीक है, वो थोड़ा नीचे करके बना हुआ था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, थर्ड लाइन से, इट सीम्स दैट सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान। ऐसा देखा गया मोहनजोदारो में पहले पूरी प्लानिंग होती थी और उसके हिसाब से काम होता था। जितनी भी ईंटें मिली है हमें, हर घर की ईंट का सेम साइज मिला है, ठीक है, चाहे वो सन ड्राइड हो चाहे बेक्ड हो, ईंटों की लंबाई चौड़ाई हाइट वगैरह 4:2:1 की रेशो में मिली है। बिल्कुल प्रॉपर साइज की ईंटें मिली है, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी ईंटें उस टाइम पे, ठीक है। और इन्होंने ब्रिक्स काफी यूज करी हैं। इतना समझ में आया? एक साइड में बॉक्स है प्लाइट ऑफ हड़प्पा, मन मार्कर के लिए करेंगे इसको। फोर्थ लाइन से, as early as 1875 Alexander Cunningham, the first director general of archaeological survey of India, often called the father of Indian archaeology। तो वन मार्कर में याद रखना, आपको पेपर में आ जाएगा, who is also known as father of Indian archaeology, उसका नाम है कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, पेपर में आ चुका है 1 मार्क का, ठीक है। स्कूल की टीचर्स का भी फेवरेट है। नीतीश, समझ में आया? ठीक है। फिगर 1.8 में देखेंगे, एक नीचे बंदा खड़ा हुआ है, ईंटों के साइड में दरवाजा सा बना हुआ है, उस पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो जगह है जहां पे ये आदमी खड़ा है, ये कोई घर वर नहीं है, ये नाली है, ठीक है। तो हड़प्पा में, मोहनजोदारो में इतनी बड़ी बड़ी नालियां होती थी, इतने बड़े बड़े ड्रेन्स होते थे, जहां से पानी, गंदा पानी घरों में से निकल निकल के यहाँ से बह के निकलता था, ठीक है। तो ये फोटो आ सकती है, ये मोहनजोदारो का एक ड्रेन है, एक नाली है। पानी के लिए इतनी बड़ी जगह क्या करनी, मतलब इसके छोटा सा ऊपर घर बाथरूम। बने हुए थे अच्छा, वो और ये अंडरग्राउंड नालियां था इतनी ये। गहरी हैं, अच्छा। ठीक है। तो ये फोटो जो है, अगर आप नेशनल म्यूजियम में जाएं दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम है हमारा, वहां पे जाओगे तो एक बहुत बड़ी फोटो इसी आदमी की ऐसी ये लगाई हुई है, जस्ट दिखाने के लिए कितनी बड़ी नालियों का स्पेस होता था। काफी बड़ी फोटो लगा रखी है, ठीक है। तो लेइंग आउट ड्रेन्स, ये क्वेश्चन बोर्ड्स का, टीचर्स का, सबका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 3 मार्कर, कि यहाँ की नालियों के बारे में आप क्या जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट, ये लाइन क्वेश्चन आएगी, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटी वाज अ केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे खास चीज जो हड़प्पा के बारे में देख सकते हो, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका नाली का सिस्टम था, ठीक है।
तो आप नोटिस करेंगे दैट रोड एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट ऑन द अप्रोक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। जितनी भी सड़कें थी, ठीक है, जितनी भी सड़कें थी, गलियां थी, वो चौराहे पे आके कटती थी, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे वो कट मारती थी, तो सीधे सीधे चौराहे थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि पहले नालियां बनाई जाती थी और उसके बाद उनके ऊपर घर बनाए जाते थे, ताकि अगर जितना भी घर का वेस्ट पानी जाना है, कुछ भी जाना है, वो सीधा नालियों में से निकले। हर घर के साथ, हर घर के दीवार के साथ एक नाली अटैच होती थी, एटलीस्ट एक दीवार के साथ, ताकि घर का सारा जितना भी वेस्ट पानी है उस नाली से निकल सके, ठीक है। तो हर घर को जो है ड्रेनेज का पता था कि हमें ड्रेनेज करना जरूरी है। ये साफ सफाई को शो करता है उस टाइम की। समझ आया? बोर तो नहीं हो रहे? तो मैंने ना एक मतलब पूरी तीनों बुक्स के दिए हुए हैं हमको ना, मतलब पहले तो हमको छोटे आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं और फिर लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं, मतलब मैंने दिखा इसका देना, ग्रुप बना रखा है दे देना मुझे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, अब घरों की मेक के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ के घरों का डिजाइन कैसे होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो हमने मोहनजोदारो में जो है घर जो मिले उनकी काफी स्टडी करी है। हर घर का एक बीच में बरामदा होता था, एक कोर्ट यार्ड होता था। तो घर के बीच में एक बड़ा सा कोर्ट यार्ड है और उसके आसपास कमरे बने हुए हैं। तो घर का सेंटर एकदम खाली होगा, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के सारा काम करोगे, घर का बातें बातें करोगे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड उसके आसपास कमरे बने हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। कोर्टयार्ड जो बीच का बरामदा था, यहाँ पे बैठ के कुकिंग होती थी, वीविंग होती थी, दिन गर्मी और सर्दी के हिसाब से। और क्या खास देखने की बात है, प्रिवेसी का बड़ा शौक था हड़प्पा के लोगों को। इनके घर के अंदर कोई भी खिड़की नहीं मिली है। खिड़की ना होने का मतलब है कोई झांक नहीं सकता अंदर, ठीक है। तो किसी भी घर पे ग्राउंड लेवल पे हमें खिड़की देखने को नहीं मिलती। प्लस इनका जो एंट्री डोर था उससे आप डायरेक्ट घर के अंदर नहीं झांक सकते थे। इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी के घर के आगे से निकलो यहाँ पे और उनका अगर दरवाजा खुला पड़ा तो आप अंदर तक झांक लोगे पूरा। होता है कि नहीं होता? हमारे घरों का में एक ऐसा है कि किसी का दरवाजा खुला है तो अंदर तक दिखता है, दिखता है ना प्रयागराज में, नितेश? नितेश, ठीक है। बट इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने जैसे ही दरवाजा खुलता था इन्होंने एक दीवार लगा रखी थी, ठीक है, ताकि आप सीधा अंदर नहीं झांक सको। एक छोटी सी दीवार, एक ब्लॉक सा बना रखा था कि इस तरफ से जाओ या इस तरफ से जाओ, सामने आपको अंदर का नहीं दिखेगा। तो इनको प्रिवेसी का बड़ा शौक था। इन्होंने एक तो कोई विंडो नहीं रखी थी और मेन एंट्रेंस से आप डायरेक्ट घर के अंदर का नहीं देख सकते थे। इन्होंने, आपके घर पे लाइट कहाँ से आती थी फिर? तब तो टॉर्च भी नहीं होती थी तो ये मतलब। दिन दिन में काम करते थे, बरामदा ओपन होगा इनका। अच्छा। जैसे हम लोग नहीं घर के अंदर वो जाल से डाल के रखते हैं, देखा है कई लोगों के पुराने घरों के जाली अंदर होते जैसे थे, होती जाली होती थी है। जहाँ से दिन रोशनी आती थी नीचे तक। देखे हैं ऐसे घर पुराने स्टाइल के? मतलब जाली जैसे होती है वैसे, हाँ, हाँ। तो ये इनकी भी जालियां होती होंगी ताकि ऊपर से नीचे सीधा धूप आ सके, ठीक है। तो हमें हर घर के अंदर प्राइवेसी दिखती है। हर घर का अपना एक बाथरूम होता था, ईंटों से बना रखा होता था। और ये जो बाथरूम होता था, ये बाथरूम की दीवार नाली से कनेक्टेड होती थी बाहर की, ताकि यहाँ पे जो भी इतना भी नहाने का पानी है, वेस्ट पानी है, वो सारा का सारा बाहर नाली के अंदर निकल जाए, ठीक है। कुछ घरों के अंदर हमें सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर भी देखने को मिला है, ठीक है। काफी सारे घरों के अंदर ही कुआं होता था ताकि घर के अंदर पानी का सोर्स बना रहे, और घर के बाहर भी कुआं होता था ताकि कोई पासर बाय है, कोई निकल रहा है तो उसको भी पीने का पानी मिल जाए। हमें 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं। तो ये पानी का भी इंतजाम करके रखते थे। समझदार लोग थे कि नहीं थे? सोर्स 2 पे आ जाओ, सोर्स 2 बोर्ड में आया हुआ है। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, एक बहुत पुरानी कल्चर हमें अब मिली है जाके, ठीक है। तो वो नालियों के बारे में मैके ने नोटिस किया, मैके राइटर है, कि ये जो है अपने आप में कंप्लीट एंशियंट सिस्टम था। हर घर जो है नाली से कनेक्टेड है, हर घर जो है वो मोटार वगैरह से, मतलब कि इन्होंने चिपकाने का तरीका है, इनको जो है सीमेंटिंग आती थी, ठीक है। फिर इनको जो है ये पता था कि ये जो ब्रिक्स है आप उनका एक ढक्कन हटा के जो है नालियां साफ कर सकते हो, नाली साफ करने का सिस्टम इनको आता था। लाइमस्टोन्स कई जगहों पे यूज हुआ था। फिर उन्होंने नालियां भी इस तरह से बनाई हुई थी कि हैवी कचरा पहले नीचे बैठेगा, पानी साइड में से बह जाएगा। तो बहुत ही समझदारी से इन्होंने यूज करा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर लास्ट लाइन है फ्रॉम अर्नेस्ट मैके, दिख रहा है? फ्रॉम अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948।
ये सोर्स की लास्ट 2 लाइन्स, मतलब उससे नीचे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से ऊपर। नितिश, मुस्कान, ये लाइन मिली? फ्रॉम अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948, मिली? पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के राइटर कौन है। ठीक है, इस बार 2020 के पेपर में इन्होंने ऐसे पंगे लिए हैं, इन्होंने यहाँ से एक वर्ड उठाया, बुक का नाम, और पूछा इसका राइटर कौन है, बता दो। तो ये एक एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं आएगा? एक्सप्लेन करने के लिए बस नालियों के बारे में पूछ सकते हैं, ये लेइंग आउट ड्रेन्स लिखना है आपको। ठीक है, और ये नीचे आपको ये बुक का नाम दिया हुआ है, आपको ये बुक का नाम आ जाएगा और पूछेंगे इसके राइटर कौन है, तो आप लिखोगे अर्नेस्ट मैके। 1 मार्कर पेपर में आ सकता है, इन्होंने 2020 में पंगे लिए हैं बहुत, तो 2021 में भी पंगा लिया जा सकता है। समझ में आया? नितिश, मुस्कान, क्लियर है? ठीक है, ईयर मत याद करना। ठीक है ना, सीटाडेल, सीटाडेल है हमारी हाई क्लास जगह, हाई सोसाइटी। ठीक है, सीटाडेल के ऊपर हमें बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेयर हाउस मिला है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसके नीचे जो छोटी छोटी ईंटें थी, अपर पोर्शन हो सकता है इसका जो है वो लकड़ी का बना हुआ था या घास फूस का बना हुआ था, जो वक्त के साथ खराब हो गया। तो सीटाडेल में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिला है वेयर हाउस है। ऐसा माना जाता है कि लोग अपने एक्स्ट्रा ग्रेन्स, खाने पीने की चीजें होती हैं, यहाँ पे स्टोर करते होंगे। दूसरी जो हमें बड़ी चीज मिली है वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या होता है, जैसे हमारा हरिद्वार होता है नहाने का, इनका भी अपना एक ग्रेट बाथ होता था। एक ये लंबा सा टैंक बना हुआ था जिसके आसपास जो है बहुत सारे कॉरिडोर्स थे, और दोनों तरफ से सीढ़ियां नीचे जाती थी, जिसके अंदर आप जाके पानी में नहा सकते थे। ठीक है, और ये जो वाटर टैंक बनाया था, ग्रेट बाथ बनाया था, ये ईंटों से मोटा जिप्सम लगा के बनाया गया था। ये जो आपका ग्रेट बाथ था, इसके बाहर निकल के बहुत सारे कमरे थे जहाँ पे आप जाके प्राइवेटली भी नहा सकते हो अगर आपको ओपनली नहीं नहाना है तो। ठीक है, फिर एक छोटी सी बिल्डिंग होती थी, वही 8 बाथरूम वगैरह की। तो हमें 2 खास स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सीटाडेल के अंदर, एक ग्रेट बाथ और एक ये वेयर हाउस। बस आपको ये 2 एक्सप्लेन करना है, 3 मार्कर का क्वेश्चन है। समझ में आया? 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीटाडेल में मिलते हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक वेयर हाउस और एक सीटाडेल। और टुब्बा है, टुब्बा है या ये सब नहीं मिला, ये सब के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है। नाउ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस में ये पूछा जा सकता है कि आप लोग कैसे कह सकते हैं, किस बिना पे कह सकते हैं कि उस समय पे भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते थे, सामाजिक और आर्थिक जो है डिफरेंसेस उस टाइम पे भी होते थे। ठीक है, आप कैसे कह सकते हो? तो इन चीज़ों को जानने के 2 तरीके हैं। एक तो जो हमें लाशें मिली हैं, ठीक है, हमें जो गड़ी हुई लाशें, ब्यूरियल्स मिले हैं, उसके थ्रू हम जान सकते हैं। दूसरा, हमें जो आइटम्स मिली हैं उनके थ्रू हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूरियल्स को पढ़ेंगे कि हमें जो डेड बॉडीज के जो हमें ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, उन ग्रेवयार्ड से हमें कैसे समझ में आता है कि यहाँ पे अमीर और गरीब का फासला था। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. तो हड़प्पा में क्या होता था, जब कोई मर जाता था उसे गड्ढे में दफना दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था, जलाने की प्रथा नहीं थी। ठीक है, समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरल पिट वाज मेड। तो बहुत अलग तरीके होते थे जिस तरह से खड्डा बनाया जाता था। ठीक है, कई बार क्या होता था जब मर जाते थे, ठीक है, और उनको दफना दिया जाता था, तो कईयों के ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे, कईयों पे ईंटें रखी जाती थी, और कईयों को दफनाने के साथ साथ बड़ी हाई फाई चीजें भी उनके साथ दफना दी जाती थी, उनकी ज्वेलरी दफना दी जाती थी, उनका फेवरेट जानवर भी उनके साथ दफना दिया जाता था, और ऐसा माना जाता था श्रृंगार का सामान साथ में दफना दिया जाता था, और ऐसा मानते थे कि जब ये मरेगा, इसको आफ्टर लाइफ, मरणोपरांत, मरने के बाद इन सब चीजों की जरूरत होगी तो हम इसको ये सब दे देते हैं। ठीक है, तो ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो ब्यूरियल साइट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिले हैं। कुछ ग्रेव्स कंटेन पॉटरी ऑर्नामेंट परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दिस कुड बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ। तो कुछ हमें जो है डेड बॉडीज या कुछ हमें जो है ग्रेव्स हमें ऐसी मिली हैं जिनके साथ सुंदर सुंदर पॉटरी, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट भी दफना दिए गए थे, ये सोच के कि शायद आगे मरने के बाद इंसान को काम आ जाएंगे।
कई औरतों की डेड बॉडीज के साथ और आदमियों की डेड बॉडीज के साथ हमें ज्वेलरी मिली है दबी हुई, ठीक है। और लास्ट लाइन, पर ज्यादातर जो हमें डेड बॉडीज मिली हैं उनके साथ हमें ज्वेलरी नहीं मिली, कुछ बॉडीज के साथ मिली हैं, तो हो सकता है वो लोग खास होंगे इसलिए उनके साथ ये दफना दिया गया, हर किसी के साथ नहीं दफनाया गया, ठीक है। उसी तरह लुकिंग फॉर लग्जरी, हमने ये देखा कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी बहुत ही कम मात्रा हमें मिली और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें भर भर के मिली। तो अब हमने ये मान लिया कि जो चीजें हमें कम मिल रही हैं वो लग्जरी आइटम है, और जो चीज हमें भर भर के मिल रही है वो रेगुलर डेली यूज की आइटम है, क्योंकि जो डेली यूज की चीज होती है वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है और जो चीज लग्जरी होती है वो थोड़ी क्वांटिटी में होती है, ठीक है ना। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो चीज थोड़ी मिल रही है उसको लग्जरी बोलेंगे और जो चीज ज्यादा मिल रही है उसका डेली बेस की आइटम बोलेंगे। जिस एरिया के अंदर हमें लग्जरी आइटमें ज्यादा मिल रही हैं तो मतलब वो अमीरों का इलाका, और जिस चीज के एरिया के अंदर हमें रेगुलर आइटम ज्यादा मिली है वो गरीबों का इलाका। तो दूसरा जो स्ट्रैटेजी था, अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट, कि हमें क्या क्या चीजें गड़ी हुई मिल रही हैं। तो दो चीज दी गई, डेली यूज की चीज का नाम दिया गया यूटिलिटेरियन, जो डेली बेस पे यूज होती है, और एक चीज का नाम दिया गया लग्जरी, लग्जरी जो कभी कभी यूज होती है, थोड़ी मिलती है। यूटिलिटेरियन ऐसी चीज थी जो कि आपकी डेली में यूज होने वाली चीजें थी, पत्थर की और क्ले की बनी हुई थी, जिसके अंदर क्वर्न, पॉटरी, नीडल, फ्लैश रबर, बॉडी स्क्रबर, ये सब चीजें थी, और जो है हमें पूरी की पूरी सब जगहों पे इक्वली मिलती है, ठीक है। और लग्जरी आइटम वो थी जो कि कॉस्टली हो सकती हैं, आसानी से ना मिलने वाली चीजें हो सकती है, जैसे कि फायंस, ये एक मटका दिया हुआ है फायंस का, इसको लग्जरी नाम दिया गया है, वन मार्कर, ठीक है। फायंस किससे बनता है, सिलिका से मिलता है, सिलिका गम से बनता है ये। इसको जो है जहां जहां हमें फायंस मिला हमने कहा ये अमीरों का इलाका होगा पक्का। हमें कॉपर मिरर भी लग कॉपर मिरर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्कर। कॉपर मिरर इसलिए दिया गया, ये हमें गड़ी हुई लाशों के साथ मिला है कॉपर मिरर। ऐसा माना गया कि उस वक्त के लोगों को श्रृंगार का, सजने का बहुत शौक था, अपनी शक्ल देखने का बहुत शौक था, कॉपर मिरर नेशनल म्यूजियम में है, तो लोगों को सजने का शौक था, तो मरने के बाद अगर वो अपनी शक्ल देखना चाहें तो उनके पास कुछ होना चाहिए, तो साथ ही साथ मिरर भी कुछ लोगों के साथ, कुछ के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ हमें ये मिरर भी दबाया हुआ मिला, ठीक है। तो ये कॉपर मिरर और फायंस पॉट ये दोनों आ सकते हैं, इसमें कॉपर मिरर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया? अच्छा लगा। अभी आए हो क्या? वो मेरा लड़का चल के लिए था, वो खाली फेल ऐसी देख के आया था। झाड़ू झाड़ू कर दो, एक काम करो, या कल कर देना, कोई नहीं, कल कर देना, आज रहने दो। इतना समझ में आया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर पिक करूंगी, शायद ये खत्म भी कर दूं मैं, ठीक है।